हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस में हम रेस्पिरेशन तक पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन भी आपका हो ही चुका है। तो आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पूरे न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में कैसे जाते हैं और हमारा ग्रोथ और हमारे जो ब्लड फ्लूइड हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आज हमें इसी टॉपिक पे पढ़ना है और प्लांट में भी होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आज तो तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है पूरे बॉडी में, और इस ब्लड को पूरे तरीके से बॉडी में पंपिंग करने का काम करता है हमारा ट्रांसपोर्टेटरी ऑर्गन, जिसको हम हार्ट कहते हैं। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इज़ इन ह्यूमन, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल्स। क्लियर हो रहा है कि ब्लड क्या करते हैं, ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू बोलने का मतलब ये होता है, देखो ब्लड फ्लूइड होता है लेकिन इनको टिश्यू बोलने का मेन रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वाइट, रेड एंड प्लेटलेट्स। साथ ही साथ इनमें प्लाज्मा भी होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू का, इसका कनेक्टिव का मतलब ये होता है कि पूरे बॉडी को, ब्रेन से लेके आपके पूरे नर्व सिस्टम और पूरे बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। एक एक सेल्स कनेक्ट होते हैं ब्लड से, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंट देखते हैं ब्लड के, तो हमको वैसे तो 3 आपको मालूम है लेकिन 4 होते हैं। प्लाज्मा होता है जो लाइट येलो कलर का होता है, जो लिब्रिकेंट बनाता है सभी बोन्स के बीच में, और आपके जितने भी बोन हैं वो आपके मूव करने लगते हैं। तो ईज़िली मूव होने का मेन रीज़न है ये फ्लूइड। तो प्लाज्मा, रेड जिसको आरबीसीएस बोलते हैं, आरबीसीएस जो हीमोग्लोबिन, रेड कलर हो रहा है मतलब ये हीमोग्लोबिन होता है। वाइट ये एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़, जिसको डब्ल्यूबीसीएस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीएस के जो नंबर्स होते हैं वो आप बॉडी में होते हैं 25,000। जनरली बॉडी में ये 25,000 तक होते हैं। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो बॉडी में, जैसे कि बोल सकते हैं कि एंटीजन्स बनते तो हैं, इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो अपने बॉडी को ही हार्म करेंगे। एक्स्ट्रा दवाई लेने से भी आपकी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही चीज़ होता है बॉडी में, अगर वाइट ब्लड कार्पल्स इतने नंबर से और ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फिर कैंसर पेशेंट बोल सकते हैं, या फिर ये आपके बॉडी को ही हार्म करेंगे। तो वाइट ब्लड कार्पल्स 3 अलग अलग कार्पल्स में डिवाइड होता है: एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज और एंटी सीरम। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्क करते हैं। एंटीजेंस जो भी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस आते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उनके जैसे वो उनकी डुप्लीकेट बनाता है, और एंटीबॉडीज़ उस डुप्लीकेट बैक्टीरिया या जर्म से लड़ाई करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट वो वर्क करने लगते हैं। अगर वो उसे और अगेंस्ट वर्क करने के लिए वो एंटी सीरम का निर्माण करते हैं, मतलब एंटी सीरम फॉर्म करते हैं। बहुत से ड्रग्स बॉडी में फ्लूइड बनाते हैं जिससे ये जर्म्स या वायरस बॉडी में ही, बॉडी के अंदर ना आ पाए और बाहर ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो वैसे भी बॉडी आपके 5 लेयर्स के टिश्यू में होते हैं, तो 3 लेयर्स तक ये एंटी सीरम पूरे वर्क करते हैं। अगर ये वर्क नहीं हो पाया, वायरस नहीं मर पाता है, तो ये अगले फ्लूइड में, ब्लड में डिज़ोल्व होने के लिए आ जाते हैं। और ब्लड में एक बार डिज़ोल्व हो गए जर्म्स या बैक्टीरिया, तो आपके बॉडी में डिसीज़ दिखाई देने लगता है या डिसीज़ के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितने भी फीवर्स हैं, फीवर इसलिए आते हैं क्योंकि जब एंटीबॉडीज़ एंटी सीरम बनाने लगता है तो हमारे पूरे बॉडी हीट हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। जो हम फीवर फील करते हैं, ये फीवर का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर इस बैक्टीरिया, कोई भी जर्म्स या वायरस के लिए एंटी सीरम बन रहा है और वो उसके अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी एक इंडिकेट देता है, जिसके कारण बॉडी आपका हीट हो जाता है और आपको थकान फील होता है और आप थोड़ा देर रेस्ट करते हो। ठीक है, तो प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड कार्पस क्लियर हुआ, डब्ल्यूबीसीएस। इसके जो लाइफ लाइन होते हैं, लाइफ स्पैन होता है वो इसकी जो जीवन काल होती है, लाइफ स्पैन, वो 7 मतलब 1 वीक का होता है, 7 डेज़ का। और ये होता है टोटल 21 डेज़ का। 21 डेज़ के बाद ये रेड ब्लड कार्पल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर से नए बनते हैं। प्लेटलेट्स वाले जो जितने भी बोलते हैं कि आपके
एनीमिया के डिसीज़ वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, एनीमिया जिनके बॉडी में ब्लड नहीं बनता, ऐसा नहीं है कि ब्लड नहीं बनता, एक्चुअली क्या होता है कि जो रेड ब्लड कार्पल्स है वो 21 डेज़ की लाइफलाइन लेकर आती हैं। 21 डेज़ के बाद अगर रेड ब्लड कार्पल्स डिस्ट्रॉय होकर नए रेड कार्पल्स में नहीं बदलते हैं तो फिर बॉडी में पुराने टॉक्सिक ब्लड रह जाते हैं जो बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और नए ब्लड कार्पल्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से ये वही ब्लड कार्पल्स के साथ सर्वाइव करना बॉडी को प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो इसीलिए एनीमिया डिसीज़ यही होता है कि नए ब्लड कार्पल्स पुराने ब्लड कार्पल्स से नहीं बन पा रहे हैं तो उनको एनीमिया हो जाती है, मतलब खून की कमी ऐसा कहा जाता है, और उनको नए खून चढ़ाए जाते हैं, नए ब्लड सप्लाई किए जाते हैं आर्टिफिशियल पैटर्न के थ्रू, ताकि उनके बॉडी में नए कार्पल्स रीजनरेट हो पाए। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात है तो प्लेटलेट्स एक तरह का प्रोटीन होता है ब्लड में, थ्रम्बोप्लास्ट बोलते हैं जिसको, थ्रम्बोप्लास्ट, थ्रम्बोप्लास्ट या थ्रम्बोसाइट एक ही नाम है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो जब हमें चोट लगती है और ब्लड फ्लो करने लगता है तो थ्रम्बोसाइट या थ्रम्बोप्लास्ट प्रोटीन सभी तरफ से इसे घेर लेता है। ये एक तरह का फाइबर प्रोटीन होता है और इस तरीके से ये नेट बना लेते हैं, जिसके कारण नेट बनाने के कारण ये ब्लड यहाँ पे रुक जाता है और जम जाता है और ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है, वो प्रोटीन की होती है। ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं ये बहुत स्वीटी मतलब टेस्ट की होती है, मीठी लगती है और थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए आपको ब्लड कभी छुओ तो आपको बहुत चिपचिपा लगेगा। तो प्लेटलेट्स वही काम करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ब्लड कार्पल्स में प्लेटलेट्स के कार्पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको बार बार झुनझुनी भरना पैर में, या फिर आपको पैरालाइटिक अटैक होना, साथ ही साथ हार्ट अटैक होना, ये प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ब्लड के कंपोनेंट को देख लिया है। तो ब्लड आपका मेन फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब इस ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कौन करता है, तो उस पंप के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन पंप, जिसे हम बोलते हैं हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जनरली हम बोलते हैं कि लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन याद रखना लंग्स और दोनों लंग्स, लेफ़्ट एंड राइट लंग्स की जो सेंटर पे जगह होता है, आप कोई भी मतलब देखिए तो गूगल में सर्च कर सकते हो, तो सेंटर पे हार्ट होता है। लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका बोल सकते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो पार्ट होता है वो इस तरीके से निकला हुआ होता है, और जब वो पंपिंग करते हैं, लब एंड डब की पंपिंग जो होती है, तो जब ये डब तरफ होता है तो ये पंपिंग होने के कारण लेफ़्ट तरफ की ओर ज़्यादा झुक जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हार्ट का पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड में होता है। लेकिन आप 11th या 12th के कोई भी बुक ले लो तो उसमें आपको पोजीशन हार्ट का सेंटर पे दिखाई देगा, दोनों लंग्स के बीच के सेंटर पे। लेकिन जब उसकी पंपिंग होती है, जब वो बीट करता है हार्ट, तब फिर वो लेफ़्ट के साइड ज़्यादा झुकने की वजह से उसकी पोजीशन को हम लेफ़्ट साइड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट मैंने बनाया हुआ है, ये आपको इस तरीके से मटके जैसे एक संरचना जो मिल रही है, एक पॉट के जैसे, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी ऑर्टा। पल्मोनरी ऑर्टा, ठीक है। पल्मोनरी ऑर्टा को हम ऑक्सीजन मिक्सिंग चैम्बर भी बोलते हैं, याद रखना, ऑक्सीजन मिक्सिंग चैम्बर। इस ऑर्टा में क्या होता है, लंग्स से जो ऑक्सीजन आते हैं वो यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाते हैं और यहाँ से हीमोग्लोबिन यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, जिसको वेना केवा भी बोलते हैं, वेना केवा। तो इसमें ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद फिर आपके जस्ट इधर लेफ़्ट आर्टियम से आपके राइट वेंट्रिकल से फिर आपके पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, और बॉडी से जो ऑक्सीजनेट आपके ब्लड हैं वो आपके फिर इधर आते हैं, मतलब कि आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से, राइट आर्टियम से, फिर इधर आपके वेना केवा से आपके लेफ़्ट लंग्स की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस सिस्टम आप चलता रहता है और पंपिंग होता रहता है। तो यहाँ पे आपको ये आपको वेना केवा चैम्बर हो गया। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका लेफ़्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेंस। ठीक है, ये आपका आता है ऑर्ट्रा। ठीक है, इस तरीके से आप लेबलिंग कर सकते हो और आप ये हार्ट
का डायग्राम नहीं बनाना है तो आप इंटरनल मतलब एक्सटर्नल, मैंने एक्सटर्नल हार्ट बनाया है, आप इंटरनल भी बना सकते हो उनके LS सेक्शन या फिर TS सेक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैकेनिज्म अभी मैंने बताया कि आपका यहाँ पे मिक्सिंग होगा, यहाँ से इधर, फिर इस तरीके से जाएगा। तो यही चीज़ मैंने लिखा हुआ है, सिंपल है, ठीक है। आपके जो राइट लंग्स हैं वहाँ से ऑक्सीजन आएगी, मिक्सिंग होगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे पहले प्योर ब्लड आएगा, मतलब आपका हीमोग्लोबिन वाले मिक्स ऑक्सीजन मिक्स ब्लड आएंगे, है ना, लेफ्ट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर वो बॉडी में सप्लाई होंगे। और जो गंदे वाले हैं मतलब आपके कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग ब्लड है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्टियम में जाके फिर आपके लंग्स में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। गैस को भेजेंगे, ब्लड को नहीं भेजेंगे, ये याद रखना, ठीक है। पता चला ब्लड आप सप्लाई कर रहे हो, सिर्फ ओनली गैस ऊपर जाएगा और वो रिलीज़ होगा, फिर वो मिक्स होंगे पल्मोनरी ऑटा पे, ब्लड यहीं पे रुक जाएंगे और गैस रिलीज़ हो जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम पे। तो इसके नोट्स आपको देख रहे हैं, तो नोट्स ही है जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, तो आप इसके नोट्स आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। हार्ट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन, हैव टू साइड सपोर्टेड ऑफ द by muscular wall. It have 4 chamber, left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. Mechanism, deoxygenized blood comes from body to right atrium, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद which then pumped your lungs by right ventricle and through the arteries where it the crop deoxygenized carry oxygen, ठीक है। comes to left atrium through veins which then pumped to body, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस हो रहा है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन देखो, यहाँ पे आपको बहुत इजी वे में मैं समझा रही हूँ। ये लंग्स है, दोनों लंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड लिखा है, यहाँ पे ब्लू लिखा है। तो रेड के लिए आप प्योर ब्लड यूज़ करो, ब्लू के लिए आप इम्प्योर ब्लड का यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो रेड यहाँ से आपके ब्लड जा रहे हैं, यहाँ पे आपके ब्लड ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ब्लड मिक्सिंग हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन फॉर्म कर रहे हैं, और फिर आपके इस आर्टियम से वेंट्रिकल पे आके वेंट्रिकल से बॉडी में सप्लाई हो रहे हैं। फिर यहाँ से बॉडी में पूरे सप्लाई होने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेना केव से मिक्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग ब्लड वेना केव से जाते हुए पहले यहाँ पे आ रहे हैं वेंट्रिकल पे, राइट है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर इधर आ रहे हैं और फिर इस तरीके से लंग्स में चले जा रहे हैं, और ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जा रहा है, फिर से वही चीज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे ब्लड मतलब आपके ऑक्सीजन फिर से यहाँ मिक्स हो रहे हैं, ब्लड यहीं पे रुक गया है पल्मोनरी ऑर्टा पे। तो ये डबल सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है। आरटीएस और वेंस के जो लिखे हुए हैं सिंपल है। आरटीएस ये होता है कि आरटीएस क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीनाइज्ड ब्लड को हमेशा क्या करता है, बॉडी पार्ट में ले जाने का काम करता है और पल्मोनरी आर्टिया तक लेके जाता है ताकि वहाँ पे वो मिक्सिंग हो सके। वेंस क्या होते हैं, वेंस ऑक्सीनाइजेड ब्लड को क्या करते हैं बॉडी पार्ट में, हार्ट मतलब बॉडी पार्ट्स मतलब से हार्ट तक लेके जाते हैं और उन्हें उसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवाते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब आते हैं लिम्फ पे। तो इसमें जानते हैं लिम्फ का क्या वर्क है, ठीक। तो लिम्फ एक तरह का लिब्रिकेंट होता है जो कलरलेस होता है लेकिन लाइट येलो कलर में दिखाई देता है, और ये मेन एक लिब्रिकेंट है जो प्रोटीन और ब्लड में जितने भी विटामिन्स हैं उनको डिज़ोल्व करता है और अब ब्लड को ईजिली फ्लो करने में हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है। क्लॉटिंग बनाने के लिए, मतलब क्लॉटिंग प्लेटलेट्स से बनती है तो प्लेटलेट्स को कंट्रोल करके रखता है और साथ ही साथ क्लॉटिंग उतनी नहीं बनने देता। साथ ही साथ लिम्फ का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म फंक्शन में इम्पॉर्टेंट वर्क करता है, इंटेस्टाइन में इम्पॉर्टेंट वर्क करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करता है, एब्जॉर्प्शन का हेल्प करता है। तो लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का हर साल पूछा है। तो लिम्फ एक तरह का आपका ट्रांसपोर्टेटिव फ्लूइड होता है जो एक तरह के पोर्स या फिर कैपिलरी वॉल पे प्रेजेंट होता है। ये एक थोड़े से अमाउंट में होते हैं और ये एक लिब्रिकेंट या फिर लिब्रिकेंट टाइप्स के होते हैं, नेचर के होते हैं, जिनमें ब्लड क्या होता है ईजिली फ्लो करने लगता है और साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स भी ईजिली इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन
फ्लावर की बात प्लांट की बात करूँ तो प्लांट के स्टेम में एक बहुत अच्छा चीज़ हमें मिलता है जिसको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर बंडल का मतलब आप लोग 7th और 8th में भी पढ़े होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम से। तो जाइलम एंड फ्लोएम आपका जाइलम एंड फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके पास हार्ट तो नहीं है कि वो पंपिंग कर सके, लेकिन इसके साथ दो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वैस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं जो बहुत ही ईजिली ट्रांसपोर्ट का वर्क करते हैं। तो जाइलम क्या करता है कि रूट से लेके पूरे एपेक्स तक, एक्सिलरी बर्ड तक, है ना, पूरे न्यूट्रिशन को, वाटर को, गैसेस को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। साथ ही साथ फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम लीव्स में, है ना, फोटोसिंथेसिस वर्क करेंगे। फूड को, जब वो फूड बन जाता है तो फ्लोएम उस फूड को, एक तो एक्स्ट्रा फूड को वो स्टोर करेंगे, बाकी फूड को वो क्या करेंगे, रूट तक ट्रांसफ़र करेंगे और रूट से फिर जाइलम उन्हें पूरे एक्सिलरी बर्ड तक ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम वर्क करते हैं। तो इसके डेफिनेशन और इसके आप चाहो तो डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम के इस तरीके से आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ है। ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेगा, जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये क्या करेंगे, लीव्स में जितने भी फूड बनते हैं उनको स्टोर करेंगे और कुछ फूड को वो क्या करेंगे, रूट तक ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद फिर आता है इट ओनली ट्रांसफर्ड अपवर्ड, ये ऊपर की ओर हमेशा ये क्या करेंगे, ऊपर की ओर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब रूट से एक्सिलरी बर्ड तक करते हैं। और ये जस्ट नीचे, मतलब एक्सिलरी से रूट, मतलब वो क्या करेंगे, लीफ से पहले रूट पे जाएंगे। तो इस तरीके से नीचे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर ये वर्क होता है, तो प्रिंसिपल होता है ट्रांसपीरेशन का होता है। तो इनके जो वर्क होते हैं ये मेन इसी वर्क पे करेंगे, रूट से ऊपर की ओर। और इसमें जस्ट वर्क होता है ये एक तरह से लीफ में जितने भी ये स्टोरेज वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर करेंगे, बाकी को वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं रूट की तरफ। तो इस तरीके से ये दोनों का वर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और ये हमेशा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा तो मैसेज या कॉल कर सकते हो बच्चों। और मेरी तो थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आप लोगों का अगर साउंड क्लियर नहीं होगा तो भी आप मुझे बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपके लास्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो ऑल द बेस्ट और नोट्स बनाते चलो।